इसमें मूल रूप से जो पहले दो पैराग्राफ है, इसमें ये कहा गया कि कल्पनाशीलता, कर्म स्वतंत्रता होने और बोलने के तरीके को भाषा का रूप दिया गया। फिर ये कहा कि भाषा से कोई ना कोई क्रिया, फल, परिणाम ही जो है उसी का नामकरण होता है, वो इंगित होती है। और फिर ये कहा कि किसी न किसी भाषा में अस्तित्व में किसी न किसी वस्तु का फल, परिणाम, घटना का ही जानना होता है, मूल रूप से जो जानना है। इसी के साथ क्रिया प्रक्रियाओं का नाम सूझबूझ भी होती है ना। फिर ये कहा कि हर व्यक्ति बोलना तो चाहता ही है। गूंगे आदमी के बारे में बोला कि वो भी बातचीत करना चाहता है और इसका भी अभ्यास मानव ने विकसित कर लिया है, उनका भी भाषा बना लिया ना। फिर ये कहा कि भाषा से जितने भी शब्द प्रयोजित होते हैं वो तीन वर्गों में हैं, कारणवादी, गुणवादी और गणितवादी। तो कारणवादी का मतलब है जो अति सूक्ष्म है या क्रिया शून्य है, उस तरीके के कारणवादी हैं। और जो व्यवहार की वास्तविकताएं हैं वो गुणवादी हैं। और जो आकार और गुणों की गणना के लिए हैं वो गणितवादी हैं। फिर कह रहे हैं कि मूल रूप से तो रूप, गुण, स्वभाव, धर्म को ही जानना होता है। फिर ये कह रहे हैं कि संवाद के बिना आदमी की अभिव्यक्ति अधूरी है और संवाद की आवश्यकता बनी रहती है। और इस आवश्यकता का मूल कारण ये है कि मानव अपने से आगे की अवस्था में जाना चाहता है, उसके लिए ही संवाद की आवश्यकता है। फिर इसके बाद जो अगला पैराग्राफ है, जन चर्चा ही शिक्षा संस्कार का शिलान्यास है, तो उसके बारे में मूल बात ये कही गई कि मानव परस्परता में संवाद विधियों से तथ्यों को जानने का प्रयास करता है और इस तरीके से मानव का तथ्यान्वेषी होना सिद्ध होता है। फिर ये कहा गया कि अध्ययन पूर्वक सुस्पष्ट होने की संपूर्ण ज्ञान मीमांसा, कर्म मीमांसा और व्यवस्था मीमांसा को सहअस्तित्ववादी दृष्टिकोण से स्पष्ट किया गया है, कर दिया है। और विगत में भी ज्ञान और कर्म मीमांसाओं का पक्षधर रहा है आदमी, लेकिन ये दोनों प्रतिपादन रहस्य से मुक्त नहीं हो पाए हैं। फिर ये कहा कि हर मानव संवाद के लिए इच्छुक ही है। संवाद में परस्पर भरोसा करना भी आवश्यक है। भरोसा इस बात का कि संवाद से हम किसी निश्चित ठौर पे पहुंचेंगे। यदि आदमी निश्चित ठौर पे नहीं पहुंचता संवाद में, तो फिर संवाद में भी अरुचि पैदा हो जाती है ना। फिर ये कहा कि परस्पर मानव में व्यक्तित्व पर निर्भर रहता है निश्चित ठौर पे पहुंचना। व्यक्तित्व आहार विहार व्यवहार के रूप में पहचानने में आता है। इस क्रम में मानव एक दूसरे को पहचानने का अभ्यास सर्वाधिक रूप में सार्थक हो चुका है। फिर कहा कि लोग अपनी अपनी तरीके से जांचते ही हैं। मानव संवाद ही यथास्थिति तक, सत्यता तक, यथार्थता तक, वास्तविकता तक पहुंचता है। पहुंच पाने का मतलब है स्वीकृत होने और प्रमाणित होने से है। तो इसी क्रम में हम मानव आसानी से स्वीकार करते हैं मंगल मैत्री पूर्वक संवाद कार्य को परिवार से चलकर विश्व परिवार तक व्यवस्थित विधि से संपन्न कर सकते हैं। इसकी आवश्यकता सदा सदा से बनी ही रहेगी। फिर इसके बाद ये कहा कि जन चर्चा में सामाजिक सूत्रों का उद्घाटन होता है। मानव की परस्परता में संवाद एक स्वाभाविक क्रिया है। आशय व तथ्यों के प्रति विश्वास जताना और परस्पर में स्वीकृति की एक रूपता को पहचान पाना ही परस्पर विश्वास का आधार है। इसकी निरंतरता पर भरोसा होता है, यही विश्वास है। ऐसा विश्वास हर मानव की परस्परता में आवश्यक है, जिससे निरंतर वांछित तथ्यों के साथ जीने की संभावनाओं को सूत्रित कर देता है। यही समाज का सूत्र भी है। इसी जन संवाद विधि से, अध्ययन विधि से, परीक्षण विधि से हम विश्वास करने योग्य हो जाते हैं। जिस आशय से संवाद करते हैं उन सूत्रों से अवगत होना बन जाता है।
इसके अनंतर प्रमाणित होना भी बन जाता है। प्रमाणित होने की इच्छा सर्वमानव में निहित है। व्यवहार सूत्रों को प्रमाणित करना उद्देश्य है। इसके मूल में मानव की परस्परता में ही व्यवहार का होना पाया जाता है। संपूर्ण व्यवहार और कार्य मानव के साथ, प्रकृति के साथ करता है। इसका फल परिणाम मानव व्यवस्था में अपनी पहचान को स्थापित करता है। यही स्वराज व्यवस्था का सूत्र है। इस प्रकार हम अपने वैभव को, अर्थात मानव में से के लिए होने के प्रमाण को व्यवस्था में, व्यवहार में प्रमाणित करना देखा गया है। ऐसे प्रमाण के साथ हर मानव जागृति के फलन में समझदारी में ही समझदारी की महिमा के रूप में अथवा फलन के रूप में समाधान संपन्न हो जाता है। यही संवाद का प्रयोजन है। फिर पेज 227 में जन चर्चा में सह अस्तित्व की अपेक्षा, तो यहाँ पे मूल बात ये कही है कि मानव को छोड़ के यदि मानव किसी और से संवाद की कोशिश करता है, वो सफल नहीं होता है। चाहे वो मूर्ति हो, चित्र हो, झाड़ हो, पत्थर हो, आदि इमारतें हों, सबसे अगर संवाद करता है वो सफल नहीं होता। और फिर उन्होंने कहा ऐसे संवाद को समझने जाते हैं तो पता लगता है कि वो सब प्रलाप है। और फिर ये कहा कि प्रलाप का जो पहचान है वो मानव परंपरा में रोगी मानसिकता है। आयुर्वेद भी इसको रोग ही कहता है। अति त्रिदोष होने से प्रलाप करता है, ऐसा लिखा हुआ है। देखने में भी ऐसा लगता है। अज्ञान से भी प्रलाप होता है। और फिर आगे लिखा है कि मानव को रोगी होना स्वीकार नहीं है, क्योंकि वो स्वस्थता का तात्पर्य ये है कि स्वस्थ मानव शरीर के द्वारा जागृति प्रमाणित होना। शरीर के द्वारा प्रमाणित होने का तात्पर्य परिवार व्यवस्था में प्रमाणित होना और समग्र व्यवस्था में प्रमाणित होना। ऐसा। फिर इसके बाद उन्होंने कहा कि अभी कुछ ऐसा भी पता चल रहा है कि मानव संवाद जो है मानव के साथ ही सार्थक होता है, लेकिन कुछ घटनाएं ऐसी देख रही कि जीव जानवरों के साथ भी अपना संभाषण करता है। इस संवाद में स्वयं को बोलना होता है, उसके उत्तर स्वयं ही स्वीकार लेना होता है। इस विधा में ऐसा भी देखा गया है कि मानव जो कुछ कहा उसके आधार पर उत्तर स्वीकारा गया। जैसे तोता, मैना, बिल्ली, कुत्ता, गाय, घोड़ा, बाघ, भालू, ये सब के साथ मानव अपने संकेतों को प्रसारित करता है। इसके बदले में वह संकेतों के अनुसार अनुकरण कर दिया है उसे सार्थक मान लेते हैं। मानव के संकेतों को जीव जानवर ग्रहण करते हैं। निष्कर्ष निकलता है कि सार्थक संवाद मानव के साथ ही कर पाता है। इसे भली प्रकार से देखा गया। दूसरे किसी से भी सार्थक हो नहीं सकता है। मानव में सभी विशेषता है। समझने फल परिणाम में एक रूपता आ जाती है। यही समाधान है। समाधान के लिए ही चर्चा है। फिर आगे कहा कि जन चर्चा में वास्तविकता को परखने की विधि, यथार्थता को उद्घाटित करने की विधि, सत्यता को स्वीकारने की विधि। मानव संवाद में अध्ययन में वस्तु कैसी है इस बात को बोध कराने की अपेक्षा स्पष्ट हुई। मानव जब परस्परता में संवाद अध्ययन कर पाता है, उक्त आशय के अर्थ में ही होना पाया जाता है। यथार्थता, वास्तविकता, सत्यता के अध्ययन के लिए सर्व मुद्दा है। इन मुद्दों पर जन चर्चा होना मानव में परस्परता में संवाद होते आया है। सहअस्तित्ववादी विधि से वास्तविकता को परखने की अर्थात जांचने की विधि स्पष्ट है। वस्तु कैसी है इसे अध्ययनगम्य, बोधगम्य, अनुभवगम्य होना ही परखने का तात्पर्य है। क्यों, कैसे का उत्तर पाना ही समाधान है। हम संपूर्ण संवाद समाधान के लिए ही करते हैं। व्यापक वस्तु में एक एक वस्तु है, यही मूलतः सहअस्तित्व है। सहअस्तित्व में संपूर्ण इकाइयां 4 अवस्थाओं में द्रष्टव्य हैं। यह पदार्थावस्था, प्राणावस्था, जीवावस्था, ज्ञानावस्था है। ज्ञानावस्था में मानव ही सब अध्ययन करने के लिए उत्सवित है, प्रयत्नशील है। इन प्रयत्न में संवाद भी एक प्रयत्न है। प्रयत्न का तात्पर्य प्रयोजनों को पहचानने के लिए किया गया कायिक, वाचिक, मानसिक श्रम है।
इससे स्पष्ट है कि हम प्रयोजनों को पहचानना ही चाहते हैं। मानव का प्रयोजन जीवनाकांक्षा मानवाकांक्षा को प्रमाणित करना है। जागृति पूर्वक ही वास्तविकता को हर अवस्था और पदों में पहचाना जाता है। पद चार होते हैं: प्राण पद, भ्रांति पद, देव पद, दिव्य पद। इनमें से प्राण पद में पदार्थ और प्राण अवस्था के संयुक्त कार्यकलापों का अध्ययन है। इस अध्ययन में इनकी परस्परता में पूरकता विधि प्रभावशील रहना पाई जाती है। पूरकता के आधार पर सभी पद प्रतिष्ठा यथा स्थिति रूपी अवस्थाएं होना द्रष्टव्य है। इसी तथ्य के आधार पर वस्तु कैसा है यह बोध होना आवश्यक है। पदार्थावस्था की संपूर्ण वस्तुओं में मूलतः परमाणु है। हर परमाणु अपने त्वचा सहित व्यवस्था और समग्र व्यवस्था में भागीदारी करता है। यही मूलतः वस्तु कैसा है का उत्तर है। वस्तु कैसा है तो हर वस्तु त्वचा सहित व्यवस्था और समग्र व्यवस्था में भागीदारी के रूप में है। क्योंकि हर वस्तु अपने त्वचा सहित व्यवस्था और भागीदारी करता है, यही यथार्थता है। इसी को यथार्थ है। जब वो वस्तु जो है केवल त्वचा सहित व्यवस्था के रूप में पहचानते हैं, उसको वास्तविकता कह रहे हैं। और जैसे ही वो वस्तु को भागीदारी में पहचानते हैं, वो यथार्थता है। यही दोनों पदों में द्रष्टव्य है। दोनों पद यानी प्राण पद और भ्रांति पद। त्वचा सहित व्यवस्था के क्रम में हर वस्तु स्वभाव गति में होती है। मानव की स्वभाव गति जागृति पूर्वक ही स्पष्ट होती है। हर मानव अपनी स्वभाव गति के आधार पर अध्ययन और अध्ययन करने योग्य होता है। हर वस्तु की त्वचा सहित व्यवस्था के रूप में पहचान ही वास्तविकता है। मानव अपने को मानवत्व सहित व्यवस्था के रूप में पहचानना वास्तविकता है। मानव अपने त्वचा सहित यानी मानवत्व सहित व्यवस्था के रूप में पहचानना वास्तविकता है। और जैसे ही मानव समग्र व्यवस्था में भागीदारी करता है, वो यथार्थता है। अवगत रहना आवश्यक है। वास्तविकता है जिससे अवगत रहना आवश्यक है। अवगत होने का तात्पर्य आवश्यकीय पद्धति प्रणाली से विदित होने से है। ऐसे अवगत होने के मूल में सह अस्तित्व दर्शन जीवन ज्ञान मूल वस्तु के रूप में पहचाना गया है। इसके विधिवत अध्ययन के चलते हर परिस्थिति में हर आयाम कोण में विधिवत प्रस्तुत होना बन जाता है, जिससे जागृति और जागृति की महिमा प्रमाण में प्रस्तुत हो जाएं। यही यथार्थता है। यथार्थताएं यही हैं। मानव व्यवस्था और समग्र व्यवस्था में भागीदारी करता है, यह यथार्थता है। स्वभाव गति वास्तविकता है। सत्य अपने स्वरूप में सहस्तित्व विधि से नित्य वर्तमान है। इन्हीं सत्यता के आधार पर यथार्थता वास्तविकताएं निरंतर उदयमान प्रकाशमान है। इसे समझने का अधिकार केवल मानव में है। इसे पूर्णतः हृदयंगम कराने के लिए मध्यस्थ दर्शन सहस्तित्ववाद प्रस्तुत हुआ है। फिर कह रहे हैं कि जन चर्चा में मानवाकांक्षा का प्रबल स्थान है। सर्व मानव संवाद करने योग्य इकाई होना सुस्पष्ट हो चुका है। संवाद का अंतिम लक्ष्य मानवाकांक्षा का पहचान होना और उसे प्रमाणित करना ही है। मानव आकांक्षा के स्थान पर समाधान, समृद्धि, अभय, सहस्तित्व प्रमाण है। इसे प्रमाणित करना मानव में से के लिए परम आवश्यकता है। मानव सदा सदा अपने में संतुष्ट होने के अर्थ में सारा संवाद और अध्ययन करता है, कार्य और व्यवहार भी करता है। पाने की स्थिति में रिक्त रहने के कारण ही लक्ष्य के अर्थ में संवाद प्रबल कारण होना पाया जाता है। सभी देश काल परिस्थितियों में सदा सदा से मानव लक्ष्य अन्वेषी रहा है। यही एक महत्वपूर्ण सूत्र मानव मन में घर किए आया है। इसी सूत्र के आधार पर मानव अपने को अध्ययन में लगाता है, फलस्वरूप संवाद भी करता है। संवाद और अध्ययन के आधार पर ही निष्कर्ष निकालता है। जब कभी भी निष्कर्ष निकलता है तब मानवाकांक्षा अथवा मानव लक्ष्य से सूत्रित होना होता है। जैसे कोई भी संवाद अध्ययन समाधान तक पहुंचने के पहले तृप्ति बिंदु मिलता नहीं है,
अतृप्ति पुनः शोध का कारण बनती है। इससे यह पता चलता है कि शोध के अनंतर शोध गम्य स्थली तक पहुंच सके। तो शोध के अनंतर शोध किस लिए है? गम्य स्थली तक पहुंच सकें। अतएव निष्कर्ष यही है कि जन चर्चा अथवा संवाद, विमर्श, विश्लेषण, विवेचनाएं, समाधान, समृद्धि अवय सहअस्तित्व से सूत्रित होने से ही है। इसे सार्थक रूप में पहचानने के लिए मध्यस्थ दर्शन से अस्तित्ववाद प्रस्तुत है। फिर अगला बिंदु है जन चर्चा में मानवीयतापूर्ण योजनाओं की स्वीकृति। जागृतिपूर्ण मानवीयतापूर्ण पद्धति से ही योजना, कार्य योजना, व्यवहार योजना को सार्थक बना पाता है। सार्थकता का मूल बिंदु अर्थात मूल स्वरूप मानवीय व्यवस्था में भागीदारी करना ही है। मानवीय व्यवस्था अपने में स्वराज व्यवस्था ही है, जिसकी आवश्यकता सदा सदा से बनी है। मानव अपने में जागृति में ही ज्यादा देर लगाया है। जागृति क्रम में असंतुष्टि हर मंजिल में प्राप्त होने के आधार पर जागृति अवश्यंभावी हो गई है। जागृति पूर्वक ही मानव मानवीय व्यवस्था को अपनाया करता है, अन्यथा भ्रमित रहता है। भ्रमित रहने तक स्वयं अव्यवस्थित रहता है, अन्य से व्यवस्था की अपेक्षा करता है, स्वयं समस्या को प्रश्वित कर देता है और अन्य से समाधान चाहता है। यही भ्रम कहलाता है। भ्रमवश मानव परेशान होता है। परेशानियों से मुक्त होने की अपेक्षा हर समस्याग्रस्त मानव में निहित है। इन्हीं आधारों पर जागृति अवश्यंभावी हो गई है। शुभ संकेत यही है कि मानव को जागृति स्वीकार होती है, भ्रम स्वीकार नहीं होता है। जागृति के अनंतर ही हम मानव सदा सदा समाधान परंपरा के रूप में प्रमाणित हो पाते हैं। ऐसी शुभ घटना के लिए सूचना के रूप में मध्यस्थ दर्शन से अस्तित्ववाद मानव कुल के लिए प्रस्तुत है। फिर अगला बिंदु है जन चर्चा में उत्सवों की परिकल्पना। हर मानव बारंबार उत्सवित होने की अपेक्षा को अपने में समावेश कर लिया है। उत्सव का तात्पर्य उत्साह पूर्वक, उत्साह का तात्पर्य थोड़े प्रयत्न के साथ साहसिकता पूर्वक अथवा धैर्य और प्रशस्त प्रक्रिया पूर्वक मानव लक्ष्य के लिए, समझदारी के लिए किया गया प्रयास, यही उत्सव का तात्पर्य है। ऐसे उत्सव बारंबार होना ही अभ्युदय है। अभ्युदय का तात्पर्य सर्वतोमुखी समाधान से है। मानव को सदा ही सोचने की आवश्यकता है। इसी आधार पर कल्पनाशीलता और कर्म स्वतंत्रता मानव के लिए वरदान माना गया है। इसी कल्पनाशीलता, कर्म स्वतंत्रता बस और स्पष्टता की ओर गति हुई है। स्पष्टता ही विज्ञान विवेक के रूप में प्रमाणित होती है। सहअस्तित्व बोध और अनुभव इसी क्रम में संपन्न हुई है। इसलिए मानव सदा सदा से अभ्युदयशील है ही। उत्सवों का आयोजन सदा सदा से ही रहा है। ऐसे उत्सव 21वीं शताब्दी के आरंभ तक भय, प्रलोभन, अपराध और श्रृंगारिकता की सीमा में सिमटता गया। अपराध सामाजिक सूत्रों से सूत्रित नहीं हो पाता है, साथ में श्रृंगारिकता भी सामाजिक सूत्रों से सूत्रित नहीं हो पाती है। इस 21वीं सदी तक हम मानव श्रृंगारिकता और अपराध को रोमांचकता का आधार मानते आए हैं। रोमांचकता अपने आप में उत्साह माना जाता है, जबकि उत्सवित होने का तात्पर्य वास्तविकता, यथार्थता, सत्यता को उद्घाटित करना ही है। इन तथ्यों की कसौटी के आधार पर अपराध और श्रृंगारिकता का मूल्यांकन कर पाते हैं। इन दोनों के साथ साथ उत्सवों को हम जोड़ते रहे, इसी के साथ भय, प्रलोभन को जोड़ते रहे। यह सभी प्रयास असामाजिकता के रूप में प्रदर्शित हुई। अंततः प्रयासों की निरर्थकता मान लेने की स्थली पर पहुंच रहे हैं। इसका निराकरण यथार्थ रूप में मानव की स्वभाव गति, समझदारी, समाज गति, व्यवस्था में भागीदारी ही है। इस प्रकार यथार्थता, वास्तविकता, सत्यता ही उत्सव का आधार है।
तो यहां तक हम लोगों ने कल पढ़ लिया था। इसमें कोई और मुद्दा हो तो बात कर सकते हैं। नहीं तो आगे बढ़ते हैं। भैया हरि मानव को ज्ञानावस्था नहीं कहते। नहीं, सभी मानव ज्ञानावस्था में। మరి मानव अगले अवस्था में जाने के लिए प्रयास करता है, तो मैंने सोचा था भ्रांत मतलब अवस्था, पशु भ्रांत मानव, अवस्था। राक्षस मानव से मानव, देव मानव, दिव्य मानव, ऐसा। हम्म। मानव में जो जागृति क्रम है उसकी बात कर रहे हैं। तो अग्रिम पद जिसको कह रहे हैं ना, यहाँ पे चार पद की बात आई थी ना, तो अग्रिम पद का मतलब देव पद है। अभी हम भ्रांति पद में हैं, भ्रांति पद से देव पद में, फिर देव पद में यदि होंगे तो दिव्य पद, तो ये अग्रिम पद हो जाए। भ्रमित मानव भ्रांति पद में है, जिसमें वो पशु मानव, राक्षस मानव के रूप में गण्य है। उससे फिर देव पद में जाना है, तो देव पद में मानव देव मानव है। मानव देव मानव के लिए अग्रिम पद जो है वो दिव्य पद है, ऐसा। ठीक है ना, स्पष्ट हुआ? स्पष्ट हुआ। हेलो। हाँ जी दीदी। हाँ भैया नमस्ते। नमस्ते दीदी, बताइए। हाँ मैं ये बोल रही थी, प्रयत्न का तात्पर्य प्रयोजनों को पहचानने के लिए किया गया कायिक, वाचिक, मानसिक श्रम है ना? तो जो प्रयोजन को पहचानते वही साक्षात्कार कहेंगे क्या? हाँ जी, प्रयोजनों को पहचानना ही साक्षात्कार है ना? जी जी जी, ऐसा कह सकते हैं क्या? हाँ कह सकते। हाँ, ठीक है ना, प्रयोजन को स्पष्ट हो गया। पहचानना है, हाँ, क्योंकि मनन पूरा होता है तो वही प्रयोजन साक्षात्कार। स्पष्ट हो जाते हैं, हाँ, वही साक्षात्कार। हाँ, मनन का पूरा होना साक्षात्कार है। साक्षात्कार है। तो जैसे ही ठीक है। मनन का पूरा होता साक्षात्कार होता, उसकी स्वीकृति बुद्धि में होती है। हाँ, तो वो जो बुद्धि में स्वीकृति होती है उसके अनुसार से जीने में प्रमाणित करने का लक्ष्य बनता है। तो वो स्वीकृति फिर मन में आती है, तो मन जो है उत्साहित होता है। मन उत्साहित होता है, फिर इंद्रिय और शरीर के माध्यम से, है ना, व्यवहार कार्य में नियोजित होता है। जो ये बोध है वो हाँ, प्रमाणित करने के अर्थ में व्यवहार कार्य में लगता है। तो जब व्यवहार में प्रमाणित होता है तो अनुभूति होती है ना, जिसको अनुभूति कहते हैं। तो जैसे न्याय तो में भैया प्रमाणित होता है, न्याय की अनुभूति होती है। धर्म में प्रमाणित होता है तो न्याय धर्म की अनुभूति होती है। सत्य में प्रमाणित होता है तब न्याय धर्म सत्य की अनुभूति होती है। इसलिए बाबा ने लिखा है अनुभूतियां अनेक होती हैं। हाँ, तो जहां जहां ठीक हम है। प्रमाणित होते हैं वो अनुभूति हैं, और ये हाँ, वही अनुभूति चिदानंद। समुच्चय के रूप में अनुभव होता है। अनुभूति समुच्चय के रूप में अनुभव होता है। अध्ययन तो मेरा अध्ययन विधि से हाँ, ऐसा है। ठीक है। तो जैसे अवधारणा बोध हुआ अनुभवगामी विधि में, हम्म। तो उसका भी संकल्प होता है। अभी अनुभव नहीं संकल्प हुआ तो है। होता ही संकल्प तो जैसे मनन पूरा हो गया तो संकल्प तो हो गई ना। संकल्प हाँ, का मतलब है निश्चय की निरंतरता। निश्चय की निश्चय की निरंतरता। निरंतरता मतलब अब जो वस्तु है उसमें कोई संदेह नहीं बचाना, हाँ, असंदिग्ध स्थिति का हो जाना, अच्छा। फिर अनुभव मूलक जो डाउटलेसनेस। संकल्प होता है वो, अनुभव मूलक डाउटलेसनेस जो आ गया। संकल्प होता है वो, तो अनुभव मूलक जो अनुभव संकल्प मूलक होता जो है वो। संकल्प होता है ना, उसमें श्रुति, स्मृति, मेधा, कला, कांति और रूप, ये क्रियाएं जागृत होती हैं। अच्छा। जिस तो श्रुति स्मृति होती है तो जो अनुभव मूलक जो सच्चाई है उनका भाषाकरण होता है। फिर जो अच्छा। भाषाकरण होता है उसी में विवेक और विज्ञान का पहचान होता है। फिर उसी में कांति का पहचान होता है, जिसको कांति और रूप कह रहे हैं ना। तो रूप अरूप के रूप में से अस्तित्व स्पष्ट होता है। उसी में निरीक्षण और गुण होता है, तो जिसमें मध्यस्थ गुण का पहचान होता है। तो ये जो अनुभव मूलक विधि से संकल्प होता है वो चित्त जागृत करता है, वो चित्त को जागृत करता है। तो इसी के बाद जो है वात्सल्य का भाव आता है।
और वात्सल्य के भाव के बाद जो है, वात्सल्य से भाव से पहले अज्ञान का नाश हो जाता है, अज्ञान का नाश हो जाता है। तो जो श्रुति स्मृति मेधा कला कांति और रूप निरीक्षण और गुण, उसके बाद संतोष और श्री लिखा है ना, तो संतोष और श्री का मतलब यही है, यानी संतोष और श्री का मतलब है जब अभाव का अभाव हो जाता है। तो जो अनुभव मूलक विधि से चित्त में अभाव का अभाव हो जाता है, क्योंकि उसको सब कुछ स्पष्ट हो जाता है ना। और फिर उसमें वात्सल्य का भाव आता है, प्रेम अनन्यता आती है, फिर प्रेम और अनन्यता आती है, अनुभव मूलक सुनाई नहीं दे रहा दीदी, आपकी आवाज सुनाई नहीं दे रही, आपका नेट शायद कमजोर है। ठीक है, मैं चैट में डाल। अभी आया, हाँ अभी आया, बोलिए। फिर नहीं चला, फिर चली गई, चैट में डाल दीजिए। अच्छा, और किसी को सुनाई दे रहा है क्या? दीदी क्या बोल रहे? नहीं भैया, ड्रैग हो रहा है। नहीं भैया, गायब हो रहा है, गायब हो रहा है, हाँ टूट रही है आवाज। ठीक है। और कोई और किसी का तब तक वो लिखेंगी दीदी तब तक भैया, वो, हाँ है जी मैं ये कह रहा था, अभी जो लास्ट लाइन आप पढ़ रहे थे, जिसका पूरा निचोड़ जितना मुझे समझ में आ रहा था कि इसका निराकरण यथार्थ रूप में मानव की स्वभाव गति, समझदारी, समाज गति, व्यवस्था, व्यवस्था में भागीदारी ही है। तो भैया, हाँ जब स्वभाव गति में आना हो जाएगा तो आगे की चीजें तो अपने आप हो ही जाती है ना। हाँ, ये सब उसी होने लगती हैं, ऐसा हो जाती हैं। नहीं तो इस आगे की चीजों के लिए तो प्रयास करने का जरूरत नहीं पड़ेगा ना, कि आगे की चीज के लिए भी प्रयास करना पड़ेगा अगर स्वभाव गति में आने का हो गया तो। नहीं, प्रयास तो करना पड़ेगा, लेकिन प्रयास में श्रम नहीं होगा, अच्छा सहजता से होगा। अच्छा अच्छा भैया, इसके बाद फिर लास्ट में जो लिखा है, इस प्रकार यथार्थता, वास्तविकता, सत्यता ही उत्सव का आधार है। इसको थोड़ा सा मुझे आप और एक बार स्पष्ट कर दीजिए। इसको बस ऐसे ही समझ लीजिए कि जैसे हम कोई चीज समझते हैं ना, तो हमको अच्छा लगता है, जी हम उसको समझा पाते हैं तो और अच्छा लगता है, जी हम उस समझ के आधार पे जी पाते हैं तो और अच्छा लगता है, वैसा जीना दूसरे को सिखा पाते हैं तो और अच्छा लगता है। जी तो ये जो अच्छा लगना है ना, यही तो उत्सव है। जी हमारा सुख बढ़ता है ना, सुख बढ़ता है, उसी रूप में उत्सव है ना। हाँ, तो इससे फिर उत्सव की जो निरंतरता है वो बन जाती है। हाँ, उत्सव की निरंतरता बनी रहती है। जी ठीक है भैया। अनुभव मूलक चिंतन, हाँ इसी को तो अनुभव मूलक चिंतन कह रहे हैं दीदी। हाँ भैया, हाँ वही हाँ, अनुभव मूलक चिंतन का मतलब यही है कि अनुभव आत्मा में होता है, बुद्धि तो जैसे में उसका संकल्प बनता है। तो ये जो जिसको अपन कह ए बेटा, हाँ जी, तो मैं ये कह रहा था कि जो टूना का फोन आ रहा है, थोड़ा बात कर लेना। तो मैं ये कह रहा था कि जो सच्चाइयाँ होती हैं ना, वो चित्त में, जो हमारा जो चित्त है, जो जी भ्रमित चित्त था जी इस समय जब बाबा जी अनुभव में गए होंगे, तो अनुभव से पहले उनका चित्त भी भ्रमित रहा होगा ना, क्योंकि भ्रमित रहा होगा से मतलब ये है कि जो परंपरा में मान्यताएं होंगी उसी मान्यताओं के आधार पे होगा। उनकी भाषा भी वही रही होगी, जो आदर्शवाद की भाषा होगी वही तो भाषा रही होगी बाबा जी की। हाँ, तो जैसे ही ठीक है। अनुभव हो गया, अनुभव के आधार में बुद्धि में ज्ञान का प्रकाशन हो गया, उस ज्ञान के प्रकाश में भाषा का परिमार्जन हुआ।
तो भाषा धीरे धीरे सह अस्तित्व के अर्थ में, अच्छा। है ना, बनती गई, जिसको श्रुति क्रिया कह रहे हैं। श्रुति का मतलब है सह अस्तित्व सहज भाषा का प्रकटन, है ना, उसी को कह रहे हैं। मतलब जो सह अस्तित्व का प्रकटन ही भाषा के रूप में हुआ ना, वो श्रुति है। फिर वो भाषा का अभ्यास करने से वो स्मृति में ठहर गया, है ना। तो भाषा स्थिर हो गई, परिभाषाएं स्थिर हो गई, अर्थ स्थिर हो गए और स्मृतियां स्थिर हो गई, है ना। तो फिर उसी अर्थ में अभिव्यक्ति होने लगी। तो ये श्रुति स्मृति क्रिया जो है वो अनुभव मूलक चिंतन के आधार पर हुई। इसी के साथ जो है मेधा कला क्रिया है। ठीक है। तो मेधा कला का मतलब है कि जो विवेक और विज्ञान था, क्योंकि ज्ञान तो था लेकिन विवेक और विज्ञान का पहचान नहीं था परंपरा में। मतलब जो सहअस्तित्व ज्ञान है, सहअस्तित्व ज्ञान जो है मानव परंपरा में कैसे आएगा, व्यवहार में, आचरण में कैसे इसका पहचान तो था नहीं। तो फिर वो चित्त इसको भी पहचान पाता है, इसी को मेधा कला बोलते हैं। अनुभव मूलक चिंतन में चित्त जो है विवेक और विज्ञान को पहचान पाता है, इसीलिए मेधा जो है विवेक और विज्ञान के रूप में ही परिभाषित है, मेधा और कला। तो विवेक और विज्ञान को पहचानना और फिर विवेक और विज्ञान को अभिव्यक्त कर पाना, संप्रेषित कर पाना, ये दोनों को मिला के मेधा कला बोल रहे। फिर है कांति और रूप। कांति और जीवन प्रकाश में सभी, जिसको रूपों को देख पाना। तो रूप जो है, तो रूप है जिनको हम लोग आकार आयतन घन कह रहे हैं, और अरूप भी हैं, है ना। अरूप और रूप का सहअस्तित्व है। तो अरूप को भी रूप ही बोलेंगे ना। एक व्यापक रूप है और एक जो है एक एक वस्तु इकाई के रूप में रूप है। इस रूप को जीवन में देखना, तो जब हम इस रूप को आचरण में देखते हैं तो उसको छवि कहते हैं ना। जब कोई आदमी न्यायपूर्ण व्यवहार कर पाता है तब उसका छवि का पहचान होता है। न्यायपूर्ण व्यवहार करते हुए वो परिवार समाज व्यवस्था में भागीदारी करता है, इसमें मानव का छवि का पहचान होता है ना। तो छवि भी एक रूप है ना। मानव रूप के रूप में उसकी छवि है। और वैसे ही प्रकृति में जो व्यवस्थात्मक सौंदर्य होता है उसको छटा कहते हैं। तो जिसको प्राकृतिक छटा बोलते हैं ना हम लोग, तो ये छवि और छटा के रूप में जो है कांति प्रकट होती है ना। तो छवि जो है वो आचरण में प्रकट होती है और छटा जो है प्रकृति में प्रकट होती है। तो इस तरीके से जो अनुभव मूलक चिंतन में छवि और छटा का दर्शन होता है। तो छवि का दर्शन मानव की संपूर्ण छवि, जिसको दिव्य मानवीयता तक जो है मानव की संपूर्ण छवि का प्रकाशन जो है वो चित्त में हो जाता है। अच्छा अच्छा, है ना। उसी तरीके से प्रकृति के संपूर्ण सौंदर्य का, क्योंकि उससे पहले तो परंपरा में ऐसा माना गया था ना कि प्रकृति में संघर्ष है, जो भौतिकवाद कह रहा है, और आदर्शवाद ये कह रहा है कि उसमें तो कुछ भी है नहीं, ये तो जगत जो है वो तो मिथ्या है, मृत्यु लोक है, दुख का कारण है, ऐसा था। तो बाबा जी के अंदर जो व्यवस्थात्मक छवि के रूप में, व्यवस्थात्मक सौंदर्य के रूप में प्रकृति का एक निश्चित आचरण और प्रकृति में उपयोगिता पूर्वकता का जो दर्शन है उनको हो गया। उसी को प्राकृतिक छटा बोल रहे हैं ना, इस तरीके। फिर इसके बाद जो है इसका कारण क्या है, ये इसमें गए भाई ये जो सब चीज है ये क्यों हो रही है हमारे अंदर, है ना। तो उसको निरीक्षण करने पे पता लगा कि वो मध्यस्थ के कारण से हो रही है ना। तो मध्यस्थ यानी जो अनुभव मध्यस्थ है उसके कारण से ये सारा परिवर्तन आ रहा है चित्त में, है ना। तो सम और विषम का तो पहचान था, मध्यस्थ का पहचान नहीं था मानव परंपरा में, है ना। तो सम और विषम के में तो जागृति हुई नहीं, क्योंकि सम और विषम में स्वभाव गति स्पष्ट नहीं होती है जी। तो स्वभाव गति का जो स्पष्टता है वो मध्यस्थ में होती है। तो जैसे ही अनुभव मूलक चिंतन से स्वभाव गति बनती है स्वयं में,
उसके कारण के रूप में मध्यस्थ गुण का पहचान होता है। इसी को निरीक्षण क्रिया बोल रहे हैं। निरीक्षण का मतलब है मध्यस्थ का पहचान होना। ठीक है, मध्यस्थ का पहचान, हाँ। ठीक है। अब जब इतना हो जाता है तो उसमें संतोष आ जाता है। अब कुछ जानने को बचा नहीं, जो पाना था पा लिया, जिस स्वभाव में रहना था उस स्वभाव में पहुंच गए, है ना। तो ज्ञान विवेक विज्ञान सब स्पष्ट हो गया, कुछ रहस्य बचा नहीं अस्तित्व में, तो संतोष आ गया। तो ये निरंतर संतोष का बना रहना ही मानव में श्री है ना। तो श्री का मतलब होता है अभाव का अभाव हो जाना, जिसको हम लोग वहाँ भौतिकता में इसी को प्रमाणित करते हैं, उसको समृद्धि कहते हैं। अभी हम लोग समृद्धि को भी श्री बोलते हैं ना, जो ऐसे संपन्न लोग होते हैं उनको श्रीमंत बोलते हैं ना। श्रीमंत बोलते हैं। श्रीमंत मतलब जिसने इतना पैसा कमा लिया है अब उसको कम नहीं लगता है, ज्यादा हो गया। लक्ष्मी जी का भी एक नाम श्री है। हाँ, उनका भी एक लक्ष्मी जी श्री का नाम श्री है। हाँ। तो वस्तुतः चित्त में अभय होता है ना। तो चित्त में जो अभय है वो अभाव के अभाव के रूप में, अज्ञान के नाश के रूप में। अब कोई अज्ञान नहीं अच्छा। बचा, अब कोई संदेह नहीं बचा, असंदिग्ध हो गया ठीक। चित्त, है ना। भ्रम मुक्त हो गया चित्त। तो ये जो भ्रम मुक्ति है और जो अभयता है, अभाव का अभाव है, यही फिर मानव के आचरण में समृद्धि के रूप में प्रमाणित होता है ना। तो जब ये 5 क्रियाएं हो गई तो छठवीं क्रिया आती है जिसमें पूरे संसार के साथ अनन्यता पता लगती है। ऐसा लगता है कि हम पूरी मानव जाति एक है, ऐसा पता लगता है। जो बाबा जी ने लिखा है ना, बाबा जी ने लिखा ना, मानव जाति एक, है ना। हाँ। तो वो पता लगता है कि मानव जाति एक है, राष्ट्र जो दुनिया है वो अखंड है, ये सब चीजें पता लगती है ना। तो चित्त को में जो है प्रेम इस रूप में प्रकट होता है, सत्ता में संप्रक्तता के रूप में, अखंड समाज के रूप में, है ना, मानव जाति एक के रूप में, और भूमि अखंड, राष्ट्र जो है एक, इस तरीके से स्पष्ट होता है। यानी अपनत्व का भाव पूरे संसार के साथ हो जाना, है ना, पूरे सर्व मानव के साथ और यहाँ तक कि संपूर्ण प्रकृति के साथ। तो ये जो अपनत्व है, अपनत्व की पराकाष्ठा ही प्रेम है, ऐसा अपन कह सकते हैं ना। अपनत्व की पराकाष्ठा ही प्रेम है, इसीलिए प्रेम को पूर्ण मूल्य बोला गया। तो जब प्रेम हो जाता है वैसे ही जो है वात्सल्य का भाव आता है। जैसे माँ को प्रेम हो जाता है बच्चे से, तो बच्चे के प्रति वात्सल्य का भाव आता है ना। पिता को प्रेम हो जाता है तो पिता में वात्सल्य भाव आता है। हमको किसी मित्र से प्रेम हो जाता है तो उसके प्रति वात्सल्य भाव आता है। वात्सल्य का भाव है यानी हम उसका भरण पोषण, संरक्षण, है ना, उसमें विश्वास, ये सब चीजों को हम चाहते हैं कि उसमें आ जाए, है ना। उसी को कहते हैं कि जिसको वात्सल्य का की बात की है ना। तो इस तरीके से पूरा चित्त का जागरण जो है वो होता है अनुभव मूलक चिंतन में, है ना। सभी क्रियाएं हो गई ना पूरी, सभी क्रियाएं हो गई, हाँ, सारी क्रियाएं पूरी हो गई। तो भैया जैसे ये है ना कि एक रह अनुभव गई है, एक रह कामनी गई, विधि में चित्रण तो एक क्रिया रह गई है, हाँ, वो है श्रद्धा। श्रद्धा पूज्यता। तो श्रद्धा और पूज्यता हाँ। रह गई है ना। तो जब वात्सल्य आता है तो श्रेय की ओर गतिशीलता बनती है। तो श्रेय की ओर जो गतिशीलता है उसी में जीवन जो है योजना, परियोजना, ये सब बनाता है, क्योंकि उसको पता है कि सबका कल्याण कैसे होगा, सबका नहीं हो सकता, इसलिए वो योजना विधि से चलता है ना। तो श्रेय की ओर गतिशीलता का चित्रण जो है वो अनुभव मूलक चिंतन में स्पष्ट हो जाता है। तो ये जो बाबा जी को अनुभव हो गया, उसी की रोशनी में हम लोग फिर अध्ययन करते हैं।
जो अध्ययन मूलक विधि है। क्योंकि यदि किसी भी आदमी को अध्ययन होगा ना, यदि वो अध्ययन अनुभव मूलक विधि से नहीं चलता है, अनुसंधान विधि से चलता है ना, उस स्थिति में जब भी किसी को अनुभव होगा, उसको ये सारी क्रिया उसके अंदर पुनः होगी। और यदि ये सारी क्रियाएं पुनः होंगी तो फिर वही, पहले तो अनुभव में जो समय लगेगा वो लगेगा, फिर अनुभव के बाद उसकी अभिव्यक्ति में जो समय लगेगा वो भी लगेगा। जैसे बाबा जी को भी लगभग 25 साल लगा है ना, अनुभव को अभिव्यक्त करने में, प्रमाणित करने में, है ना। तो दूसरी विधि ये है कि हम यदि बाबा जी को जो अनुभव किया उसका अनुसरण अनुकरण करते हैं तो हम अनुभव के साथ तदाकार हो जाते हैं, जिसको साक्षात्कार कह रहे हैं ना। हाँ। जो अनुभव बाबा जी ने अभिव्यक्त किया है, जो अर्थ बाबा जी ने अभिव्यक्त किए हैं, जो लक्ष्य और प्रयोजन हमको स्पष्ट सूचना के रूप में मिले हैं, यदि हम उसको भाषा के रूप में उसका अनुकरण अनुसरण करते हैं, उसको आचरण में देखना शुरू करते हैं, अभ्यास करते हैं उसका, तो हम उसके साथ तदाकार हो जाते हैं। तदाकार होते हैं, उसी का नाम साक्षात्कार है। तो जैसे ही तदाकार होने से भ्रम मुक्ति होती है, भ्रम मुक्ति से अनुभव बोध होता है, ये अपना साक्षात्कार बोध होता है ना। साक्षात्कार बोध पुनः जीने में प्रमाणित करने के अर्थ में अनुभूति बन जाता है। इस तरीके से जीवन क्रिया समझ में आती है। ठीक है ना दीदी? तो भैया जैसे अनुभवगामी विधि में चित्रण तो होता नहीं है, वो तो सीधे ये न्याय धर्म सत्य का साक्षात्कार ही होता है सीधे, है ना। उसके बाद बोध होता है। तो ये सारी क्रियाएं नहीं होती अनुभवगामी विधि में, ये पूरी नहीं होती, है ना। अनुभवगामी में, अनुभव मूलक में तो चित्रण चिंतन साथ साथ ही चलता है ना। हाँ, अनुभव मूलक में तो ये सारी हो जाएगी। गामी में चित्रण होता है। हाँ, चित्रण तो होगा ना, व्यवस्था का चित्रण होगा, व्यवस्था का चित्रण तो बनेगा ही ना। नहीं, मूलक विधि में होगा ना। हाँ, अनुभवगामी में भी होगा। जो बाबा जी ने व्यवस्था का चित्रण किया है ना, और चित्रण नहीं होता है समय, तो वो चित्रण के साथ तदाकार होते हैं। दो क्रियाएं साइमल्टेनियसली चलती हैं, है ना। एक क्रिया है कि जो क्रिया शून्य वास्तविकताएं हैं, उनके साथ अनुभव की क्रिया होती है, जिसको प्रतीति बोलते हैं ना, भाषाभास प्रतीति बोलते हैं। और दूसरी क्रिया है कि जो व्यवस्था का चित्रण है ना, परिवार, समाज, राष्ट्र, अंतरराष्ट्र, ये सब चित्रण है, उसमें जीने के अभ्यास पूर्वक व्यवस्था चित्रित होने लगती है, साइमल्टेनियसली चलता है। तो भाषाभास प्रतीति अनुभव की ओर जाती है, भाषाभास प्रतीति अनुभूति, ऐसा लिखा है ना क्रम। और दूसरा है व्यवस्था का चित्रण है, परिवार, समाज, राष्ट्र, अंतरराष्ट्र, है ना, ये है। और फिर जिसको अपन कह रहे हैं कि अनुभव, विचार, व्यवहार, व्यवसाय की सामरस्यता, तो ये जो सामरस्यताएं हैं सबका चित्रण ही होता है। जैसे अनुभव विचार के साथ, अब विचार क्रिया है तो विचार क्रिया का तो चित्रण ही होगा ना। व्यवहार क्रिया है तो व्यवहार क्रिया का चित्रण होगा, है। अच्छा, तो अनुभव के बाद होगा ना ये? अनुभव के बाद थोड़ी होगा, ये अनुभव से पहले ही हो जाता है चित्रण। हाँ, चित्रण हो जाता है, अनुभूति नहीं होती है ना। चित्रण हो जाता है, अनुभूति यानी जो सूचना है ना, सूचना के साथ तदाकारता हो जाती है। हमको परिवार स्पष्ट हो गया है ना, अब परिवार को लेके कोई डाउट नहीं है। परिवार में कितने संबंध हैं, संबंधों में क्या कर्तव्य है, दायित्व है, कैसे संबंध को निर्वाह करना, ये स्पष्ट हो गया। इस अर्थ में सूचना के साथ हम इसका अभ्यास भी करने लगते हैं संबंधों में, परिवार में। जब हम सफल हो जाते हैं, है ना, किसी भी संबंध में सफल हो जाते हैं, तो हमको अनुभूति होती है, न्याय की, विश्वास की, प्रेम की, स्नेह की, ममता की अनुभूति होती है। ये जो अनुभूति होती है, इसी का नाम जो है ना, यही बुद्धि में जाके स्वीकृत होती है। और जैसे ही वो बुद्धि में स्वीकार होता है तो अनुभव हो जाता है, जिसको अपन अनुभव कहते हैं। भाई अवधारणा बहुत पूरा हो जाए
फिर वो अवधारणा बोध हो गया। अवधारणा बोध अवधारणा का हो जाए, मतलब क्या है? क्रियापूर्णता हो जाए। पारिवारिक अवधारणा है ना। परिवार की एक अवधारणा बाबा जी ने दी है। परिवार का मतलब ये संबंध है, ये उसकी अपेक्षाएं हैं, ये कर्तव्य है, ये दायित्व है, ऐसे न्यायपूर्ण व्यवहार, ये पूरा मिला के जो भी सूचना है वो एक परिवार की अवधारणा है। अब इस अवधारणा में हम जीते, ठीक है। हम जीने में सफल हो जाते हैं, अवधारणा पुष्टि होती है, उसी को अवधारणा बोध कहते हैं, है ना। जैसे जीवन की अवधारणा दी उन्होंने कहा 5 बल 5 शक्ति, है ना, 10 क्रियाएं, इन सबके योगफल में जीवन है। और जीवन क्रियाकलाप का बता दिया, मन में ये होता, वृत्ति में, चित्त में, ऐसा। ये एक अवधारणा है, जीवन की अवधारणा। अब जब हम इसको अध्ययन करते हैं, समझने जाते हैं, तो धीरे धीरे हमको समझ में आता, मन समझ में आता, वृत्ति समझ में, चित्त समझ में आता, बुद्धि समझ में आती है ना। तो जब ये समझ पूरी हो जाती है तो उसको कह रहे हैं कि हमको प्रतीति हो गई, जो अवधारणा है उसका प्रतीति हो गई। अब उसमें जी लेते हैं, यानी जी लेते मतलब जब हमने जीवन क्रिया को समझ लिया, वैसा हमारा मानव परंपरा में वैसा जीना बन गया, तो अवधारणा का पुष्टि हो गया। जैसे उदाहरण के तौर पे मैं बता रहा हूँ, जैसे बाबा जी ने कहा कि मन, वृत्ति, चित्त, बुद्धि, आत्मा अविभाज्य वर्तमान है, ऐसा बोला है ना, जिसको जीवन के, ठीक है, ऐसा बोला। अब इसका प्रमाण क्या है? अब इसका प्रमाण क्या है? अभी देखने में तो ऐसे ही आता है कि हम मन को देखते हैं, तो देखने वाला दृश्य से अलग होगा ना। हम यदि अपने अंदर में देखेंगे तो हमको क्या दिखता है कि मन में होने वाला आस्वादन हम देख रहे हैं, ऐसा हमको पता लगता है। तो आस्वादन जो है वो दृश्य हो गया, और देखने वाला जो है वो दर्शक हो गया। तो दर्शक दृश्य से अलग होता है। तो अभी हमको अपने में तो ऐसे ही समझ में आता है, लेकिन बाबा जी कह रहे हैं कि दर्शक, दृश्य और दृष्टि, है ना, ये सब अविभाज्य वर्तमान है। और ना केवल अविभाज्य वर्तमान है, ये सारी क्रियाएं, ये व्यापक वस्तु से ओतप्रोत हैं, है ना। यानी इन सब क्रियाओं में व्यापक वस्तु पारगामी है, ये भी कह रहे हैं। यानी मन, वृत्ति, चित्त, बुद्धि से व्यापक वस्तु पारगामी है, और मन, वृत्ति, चित्त, बुद्धि अविभाज्य वर्तमान है, दो चीजें बोल रहे हैं। ये प्रमाणित कैसे होगा? तो प्रमाणित होगा जब हम परिवार में अविभाज्यता के साथ जी पाएंगे। जो हमारा जो भी परिवार है, उसमें जो जितने भी संबंध हैं, उनमें असंदिग्धता आ जाएगी, उनमें एकत्व आ जाएगा, हमारे जीने में कोई भी बैर विरोध नहीं होगा, है ना, सामरस्यता आ जाएगी। उससे सिद्ध होगा कि मन, वृत्ति, चित्त, बुद्धि, आत्मा जो है वो अविभाज्य वर्तमान है। तभी हमको सिद्ध होगा, नहीं तो सिद्ध नहीं होगा, डाउट बना ही रहेगा, है ना। नहीं समझ में आए तो भाई नहीं आगे समझ में। एक प्रश्न था मेरा जी। हाँ, एक और प्रश्न है मेरा। जैसे ये अवधारणा बोध पूरा हुआ, कंप्लीट हो गया, सारी वास्तविकता हमको बोध हो गई, है ना। तो क्या इसी को क्रियापूर्णता के अनुभव के बाद एक क्रियापूर्णता का मतलब है समझने का श्रम खत्म हो गया, स्पष्ट हो गया। तो वो तो साक्षात्कार में ही खत्म हो जाता है। बस वही क्रियापूर्णता हो गई। अब क्रियापूर्णता के लिए इसके बाद साक्षात्कार होने से, हाँ, उसके बाद कोई श्रम नहीं है। साक्षात्कार होने से श्रम नहीं है साक्षात्कार के बाद। बस उसके बाद कोई श्रम नहीं है, श्रम का विश्राम आ गया है ना। अब गति का गंतव्य है साक्षात्कार। हाँ, साक्षात्कार के बाद स्वाभाविक रूप से गति है, उसमें कोई श्रम नहीं है। ठीक है। उसी को बाबा ने कहा है कि अनुभव प्रमाणित होने के लिए दौड़ता है। मतलब जो बाबा जी के साथ हुआ क्या भैया, मैं बोल रही थी आज संवाद में ही बाबा जी का सही संवाद हो रहा हाँ। तो उसमें मतलब बाबा जी स्पष्ट लिखे हैं कि मतलब ये लिखा है जैसे अनुभवगामी विधि में सीधा साक्षात्कार बोध होता है, चित्रण नहीं होता है। हाँ। और अनुभव के परावर्तन विधि से चित्रण होता है।
अनुभव के परावर्तन विधि से चित्रण होता है, अनुभवगामी विधि में सीधा साक्षात्कार बोध होता है, चित्रण नहीं होता। तो इसलिए मुझे लगा कि हाँ, साक्षात्कार होता है तो अनुभवगामी विधि ठीक, में चित्रण नहीं चित्रण, चित्रण नहीं होता, ऐसा लिखा है, हाँ, नहीं तो होता है ऐसा चित्रण लिखा की है आवश्यकता नहीं है ना, अनुभवगामी विधि में, चित्रण का सूचना है ना। नहीं। हाँ देखिए, दो हाँ चीजें हैं। जब अज्ञात होता है, हम्म, बाबा जी से पूछा था हम्म, मैंने इसमें, तो उन्होंने कहा कि जिसका मानव जाति में प्रकटन नहीं हुआ है वही तो चित्रण में आएगा ना, जो अग्रिम गति है। अब बाबा जी को सब हो चुका चित्रण सारा, है ना, जिसको अपन कह रहे हैं हाँ अखंड समाज उनका अनुभव, सार्वभौम व्यवस्था का चित्रण हो गया। हाँ अब इससे ज्यादा अनुभव मूलक था चित्रण की उनका, कोई है ना। कल्पना ही हाँ, नहीं है। अब इससे कल्पना ज्यादा नहीं कोई है, हाँ ठीक है। कल्पना नहीं है, हाँ इसलिए हाँ चित्रण अब नहीं होगा। हाँ वो चित्रण के हाँ साथ हाँ तदाकारता होगी, जिसको मैं कह रहा हूं। वो जो बाबा जी का चित्रण है उसके साथ तदाकारता होगी, बाबा जी ने जो अवधारणाएं दी है उनके साथ हमें, हाँ तदाकारता हाँ होगी, उसके साथ तदाकारता होगी। उनमें हमारी तो हमारी होगी, बाबा है जी ना। के अनुभव को ही हम प्रमाणित करेंगे। हाँ जिसको हम लोग प्रमाण कह रहे हैं ना, वो वास्तव में जो बाबा जी के हम्म साथ अनुभव का घटना घटा है वही प्रमाणित होता है। हम्म अब किसी और व्यक्ति को अनुभव नहीं होगा जिसको अपन अनुभव कह रहे हैं। हम्म, वो अनुभव के रूप हाँ में जब ये जो अवधारणाओं को जब वो प्रमाणित करेगा जीने में, तब उसको अनुभव होगा, है ना। वो अनुभव क्या होगा, वो तो तो है। अनुभव का पुष्टि होगा, और क्या है, जिसको अपन अनुभव बोध कह हम्म रहे हैं, है ना, उसका पुष्टि होगा। हम्म हम्म यानी अनुभव नाम की कोई क्रिया होती है, उसकी स्वीकृति बुद्धि में निरंतरता के अर्थ में बन जाना अनुभव बोध हो गया। हम्म, अनुभव बोध ठीक है ठीक है तो अनुभव है ही, ऐसा बोला, हम्म हम्म हम्म। है ना। इसलिए मुझे लगा कि अनुभव विधि से सीधा साक्षात्कार बोध है, बस तो मुझे लगा थोड़ा ठीक है भैया, बहुत बहुत धन्यवाद, काफी क्लैरिटी हुई। ठीक है, हमारा नहीं मैं इसलिए क्रिया भी आप लोगों के हाँ साथ हो जाता है ना, अध्ययन साथ 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 चलता है। हाँ 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 हाँ, ठीक है, धन्यवाद भैया। तो आगे पढ़ा जाए, थोड़ा सा बचा है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हाँ बिल्कुल आपका काफी समय लिया मैंने। नहीं नहीं, सबके लिए जरूरी रहता है, सब जितने लोग सुन रहे हैं ना, सबके लिए ये चर्चा उपयोगी रहती है। जन चर्चा में क्रीड़ा विनोद की परिकल्पना। भ्रमित मानव परंपरा में क्रीड़ा विनोद व्यंग विधाओं से चर्चा होना, हंसी मजाक से अंत होना और द्वेष गाली गलौच में अंत होना, ऐसा देखा जाता है। ये सभी प्रकार की खेल स्पर्धाओं में यही सब दिखता है। सभी प्रकार के व्यंग जो है वो ऐसे ही, उसमें थोड़ा मजाक होता है, लेकिन जब व्यंग जिसके ऊपर जाता है वो द्वेष में आ जाता है। कविता के साथ भी यही हुआ, मतलब कविताओं में जैसे ही व्यंग आया तो कविता में एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप शुरू हो गया, फिर वो कविता नहीं बची, वो अपने भड़ास निकालना हो गई, है ना। तो इसलिए बाबा ने लिखा है कि कीड़ा विनोद, है ना, हंसी मजाक जिसको कह रहे हैं, व्यंग विधाओं से चर्चा होना, हंसी मजाक से अंत होना, अथवा द्वेष गाली गलौच में अंत होना पाया जाता है। सार्थकता की विधि से क्रीड़ा विधा को सोचने पर और चर्चा करने पर यही निकलता है कि क्रीड़ा विधि स्वास्थ्य वर्धन के अनुकूल कार्यक्रम है। तो जैसे ये क्रीड़ा विधि है, उसी तरीके से जो नृत्य है ना, नृत्य विधि स्वास्थ्य वर्धन के अर्थ में ही है। क्रीड़ा को व्यापार से जोड़ने पर भी मानव का हित नहीं हो पाया। अभी जितने भी खेल स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन है, सब व्यापार से जुड़ गए हैं। और विनोद नौटंकी भी बाजार से जुड़ गया, व्यापार से जुड़ा, इससे भी मानव का उपकार नहीं हुआ। यह तो पहले से ही मानव को विदित है कि व्यापार शोषण का कार्यक्रम है। विनोद नौटंकी मंचन कला प्रदर्शन आज की ही विधि में टीवी फिल्म, इन सभी विधाओं में आदमी व्यापार से जुड़कर बहुत कुछ प्रस्तुत किया है। उक्त प्रयासों से जितने भी माध्यमों से प्रस्तुत हुआ है, यह सबका सब सर्वाधिक रूप में अपराध श्रृंगारिकता के रूप में प्रस्तुत हुआ है। श्रृंगारिकता भोग विलास के अर्थ में
मानव के सम्मुख पेश है। मानव जाति में 21वीं सदी के पहले वर्ष तक सर्वाधिक लोग इसके दीवाने होते हुए देखे गए हैं। इसका मतलब हम मानव की सर्वाधिक मानसिकता भोग उन्माद में ही लिप्त रहना पाया गया। इसके लिए संग्रह सुविधा का उत्पादन सने सने बढ़ता गया, जिसको हम लोग कंज्यूमरिस्टिक प्रोडक्शन बोलते हैं, उपभोक्तावादी उत्पादन। बाबा जी ने उसको सुविधा संग्रह का उत्पादन नाम दिया। इसके बावजूद कहीं ठौर नहीं मिल पाया। इस बीच मध्यस्थ दर्शन से अस्तित्ववाद प्रेरणा देने में प्रस्तुत हो गई। हर नर नारी अपनी प्रतिभा को स्वयं में विश्वास, श्रेष्ठता का सम्मान, समझदारी, ईमानदारी, जिम्मेदारी, भागीदारी में संगीत और व्यक्तित्व में संतुलन, व्यवसाय में स्वावलंबन, व्यवहार में सामाजिक होने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। मानव अपने लक्ष्य को पहचानने की विधि और उसके सार्थक बनाने की संपूर्ण विधियों को प्रस्तावित किया है। इससे हम अच्छी तरह से लक्ष्य तक पहुंच ही सकते हैं। तो 6 प्रकार की महिमा मानव को लक्ष्य तक पहुंचने का मार्ग प्रशस्त करता है। आगे जितने भी प्रदर्शन माध्यमों से मानव कुल के हित में प्रस्तुत होता है, उसका आधार मानव महिमा ही होना आवश्यक है। मानव महिमा को जितना ज़्यादा हम चित्रित कर पाएंगे, कला और साहित्य का अपने आप में लक्ष्य तक पहुंचने की विधि स्पष्ट करना पाया जाता है। अतएव जन चर्चा में इस बात की एक अच्छी विचारणा आवश्यक है। कामोन्माद भोगोन्माद के लिए चर्चा को अर्पित किया जाए या समाधान समृद्धि के लिए अर्पित किया जाए। इस तर्क विधि से समाधान समृद्धि के लिए तर्क विधि सार्थक होना स्पष्ट हो जाता है। मानव महिमा के 6 प्रकार सहज स्वरूपों को स्पष्ट किया है। यह हर मानव को स्वीकार होता है। इसे हमें जीने की विधि तक प्रमाणित होने तक एक सुगम संगीत, साहित्य, कला, शिल्प, संगीत, कविता प्रसंगों में अच्छी तरह से प्रस्तुत करने की आवश्यकता है। बाबा जी ने लिखा है कि मानव महिमा के 6 प्रकार सहज स्वरूपों को स्पष्ट किया है। यह हर मानव को स्वीकार होता है। इसे हमें जीने की विधि तक प्रमाणित करने तक एक सुगम संगीत, साहित्य, कला, शिल्प, संगीत, कविता प्रसंगों में अच्छी तरह से प्रस्तुत करने की आवश्यकता है। यह अभिव्यक्ति अर्थात व्यवहारात्मक जनवाद में किया गया अभिव्यक्ति सभी सकारात्मक मुद्दों की ओर ध्यान आकर्षण कराने का प्रयास है। सकारात्मकता सहज रूप में मानव को स्वीकार होता ही है। इसके साथ लक्ष्य और लक्ष्य के साथ दिशा में गति पाने का कार्यक्रम शेष रह जाता है। इसे मध्यस्थ दर्शन से अस्तित्ववाद स्पष्ट करने का प्रयास किया है। इसे हर नर नारी पूरा अध्ययन कर जांच सकते हैं। अभी प्रस्तुत मुद्दा विनोद के अर्थ में संपूर्ण साहित्य और कला को प्रस्तुत करने की कोशिश हुई है। इसके स्थान पर सार्थक विधि को अपनाना अति आवश्यक है। विनोद अपने स्वरूप में विनय पूर्वक स्वीकृति विधि से प्रसन्नता पूर्वक की गई प्रस्तुतियां हैं। बाबा जी ने विनोद का परिभाषा किया कि विनोद अपने स्वरूप में विनय पूर्वक स्वीकृति विधि से प्रसन्नता पूर्वक की गई प्रस्तुतियां हैं। मानव के प्रसन्न मुद्रा, भंगिमा और अंगहार सहित प्रस्तुत होने पर जितने भी देखने वाले होते हैं, उनमें भी प्रसन्नता का उमंग आती है। यही विनोद की सार्थकता है। ऐसे सार्थक विनोद की ओर ध्यानाकर्षण होने से मानव अपने आप में सुंदर विधि से वांछित सार्थक संप्रेषित करने के लिए
शक्तिशाली कार्यक्रम है। इस ढंग से जागृति विधि से सार्थकता की ओर ध्यान आकर्षण कराना विनोद का तात्पर्य है। स्वास्थ्य संवर्धन के लिए क्रीड़ा समुच्चय को पहचानना आवश्यक है। इस पर सुंदर संवाद की आवश्यकता है ही। फिर अगला बिंदु है जन चर्चा में मूल्यांकन का स्थान और प्रयोजन। यह तथ्य हमें विदित हुआ है जनमानस संवाद के लिए है ही। यह हर मानव में कमोवेश सर्वेक्षित है। हर मानव संवाद इसलिए किस लिए करता है? अपनी पहचान बनाने के लिए करता है अथवा ज्ञान अर्जन कराना है। इन्हीं आशयों के आधार पर मानव परस्परता में जन संवाद होना पाया जाता है। हर मानव सार्थकता को चाहता ही है। सार्थकता को सुनिश्चित करना एक आवश्यकता है। मूल्यांकन मानव परंपरा की एक अनिवार्य प्रक्रिया प्रणाली है। हम मानव सुविधाजनक विधि से सुविधा के लिए मूल्यांकन करना चाहते हैं। सुविधा का तात्पर्य भौतिक सुविधा ना होकर मानसिक सुविधा से है। मानसिक सुविधा का तात्पर्य समाधान तक पहचान होना है। मानव और समाधान, मानव और न्याय, मानव और नियंत्रण, मानव और मानव लक्ष्य के आधार पर मूल्यांकन होता है। मानव और समाधान, मानव और न्याय, मानव और नियंत्रण, मानव और मानव लक्ष्य के आधार पर मूल्यांकन होता है। इस मूल्यांकन के आधार पर मानव लक्ष्य को पहचाना जाता है। इस मूल्यांकन के आधार पर मानव लक्ष्य को पहचाना जाता है। इसी में मानव लक्ष्य के आधार पर होना बाकी विधाएं उसमें समा जाती हैं। मानव का जांच समझदारी से व्यवस्था में जीना, समग्र व्यवस्था में भागीदारी करना, उसके फल परिणाम समझदारी जांच पाना, यही मूल्यांकन विधि है। ऐसा मूल्यांकन हर मानव की अपेक्षा है। इसी के साथ हर वस्तु का मूल्यांकन उपयोगिता के आधार पर कर पाना, यही संपूर्ण मूल्यांकन का तात्पर्य है। ऐसा मूल्यांकन मानव परंपरा में कितना महत्वपूर्ण है इसे समझ सकते हैं। समाज में मूल्यांकन एक सहज धारा है, क्योंकि मानव परंपरा में एकता, अखंडता का ओतप्रोत प्रमाण और व्याख्या है। व्याख्या के निचोड़ में मूल्यांकन स्वरूप बन जाती है। सार रूप में मूल्यांकन हर मानव को स्वीकार होता है। इसलिए मानव की परंपरा में मूल्यांकन एक अनुपम कार्यक्रम है। फिर अगला बिंदु है जन चर्चा में समीक्षा का स्थान और आवश्यकता। समीक्षा अपनी परिभाषा में पूर्णता के अर्थ में निरीक्षण, परीक्षण और उसका उद्घाटन, प्रकाशन, यह प्रक्रिया विगत में बीती हुई परंपरा का ही वर्णन है अथवा घटनाओं का वर्णन है। इसका सुस्पष्ट स्वरूप मानव परंपरा में घटित संस्कृति, सभ्यता, विधि, व्यवस्था की समीक्षा हो पाती है। समीक्षा में मूल्यांकन का अर्थ समाहित ही रहता है। मूल्यांकन में सार्थकता असार्थकता को स्पष्ट देखना बना रहता है। सार्थकता का स्वरूप परंपराओं में अभी तक ज्ञान विज्ञान के रूप में पहचाना गया। इसी के साथ विवेक को पहचानने का प्रयास हुआ। ऐसे प्रयास का मूल स्वरूप विवेक और संस्कृति, सभ्यता, विधि, व्यवस्था के साथ सार्थक अनुबंध और प्रमाण के अर्थ में सभी समीक्षाएं होती हैं। विगत की समीक्षा की ओर चलने पर पता लगता है ज्ञान विज्ञान, विवेक, संस्कृति, सभ्यता, विधि, व्यवस्था के साथ प्राकृतिक विधि से अथवा नियति विधि से समीक्षा अनुबंधित नहीं हो पाई, जबकि अनुबंधित रहना आवश्यक है। यह सब स्पष्ट रहना आवश्यक है। स्पष्टता की आकांक्षा सदा से बनी हुई है। यही मुख्य मुद्दा है। इसमें स्पष्ट होना है। नहीं
होना है, इसमें स्पष्ट होना है नहीं होना है, यह पूछने पर स्पष्ट होने के पक्ष में मानव तैयार होता है। पहले स्पष्ट न होने के कारणों पर ध्यान देना आवश्यक है। पहले स्पष्ट न होने के कारणों पर ध्यान देना आवश्यक है, इसी को समीक्षा करें। इस मुद्दे पर सुस्पष्ट स्पष्टीकरण भौतिकवादी विधि से मानव सुविधा संग्रह के चक्कर में पड़कर व्यक्तिवादी हो गया, आदर्शवादी विधि से भक्ति विरक्ति में समर्पित होकर व्यक्तिवादी हो गया। दोनों विधि से परिवार, समाज व्यवस्था और व्यवहार का तालमेल स्वरूप निष्पन्न नहीं हो पाई। इसलिए आगे शोध करने के लिए प्रयत्न किए। शोध से यही स्पष्ट हुआ, मानव समझदार हो सकते हैं, इसके लिए अध्ययन विधि ही पर्याप्त है। अध्ययन विधि से जो स्वीकृतियां हुई रहती हैं, बोध रूप में उसे प्रमाणित करने की प्रवृत्ति स्वयं स्फूर्त होती है। फलस्वरूप हर मानव जागृत हो जाता है। जागृत होने के प्रमाण में ही स्वभाव, गति, प्रतिष्ठा, मानवत्व सहित व्यवस्था और समग्र व्यवस्था में भागीदारी प्रमाणित हो जाती है। इस विधि से मानवीय संस्कृति, सभ्यता, विधि व्यवस्था में ज्ञान, विज्ञान, विवेक का संगीतीकरण होना प्रमाणित होता है। प्रस्तावित मध्यस्थ दर्शन से अस्तित्ववाद से जागृति पूर्वक जीना सहज हो जाता है। इसलिए परिवार व्यवस्था में जीना बन जाता है। इसकी आवश्यकता हर मानव को स्वीकार है ही, इसलिए यह एक आवश्यकता है। अखंड समाज में भागीदारी समझदारी पूर्वक संपन्न होना स्वीकार होता है। मूल्यांकन पूर्वक ही हर मानव आगे के कार्यक्रम को सुनिश्चित करता है। सार्थक बिंदुएं वर्तमान में स्पष्ट होते हैं, निरर्थक बिंदु समीक्षा होकर विगत हो जाते हैं। जो विगत हो गए वे सब वर्तमान में जो परिपूर्णता के रूप में प्रमाणित होना होता है, उसमें विलय हो जाते हैं। जैसे संपूर्ण गलतियां समाधान में विलय होते हैं, इसी प्रकार सार्थकता में असार्थकता विलय हो जाते हैं। यही समीक्षा की महत्वपूर्ण भूमिका है। फिर अगला बिंदु है जन चर्चा में अभय समाधान की पुष्टि और इसकी आवश्यकता। भय मुक्ति की अभिलाषा मानव कुल में सदा सदा से रहा है। इसे ऐसे परीक्षण किया जा सकता है, हर आयु वर्ग का आदमी भय नहीं स्वीकारता है, चाहे शिशु हो, चाहे कौमार्य हो, चाहे नर हो नारी हो, सबको भय मुक्ति चाहिए। यह भी साथ में देखा गया है कि दूसरों को सब भयभीत कराते भी हैं। इस विधि से मानव कुछ असमंजस सा दिखाई पड़ता है। असमंजसता का तात्पर्य यही है, स्वयं चाहता ना हो, दूसरों के लिए तैयार कर प्रस्तुत कर देता है, जैसे सामरिक तंत्र और सामरिक द्रव्य। कोई देश अपने देश के सुरक्षा कर्मियों पर इसका प्रयोग नहीं चाहता है, पर इसे तैयार करके दूसरों को बेच देते हैं। यही असमंजसता है। इसी प्रकार से कोई सज्जन मिलावट का चीज खाना नहीं चाहते हैं, किंतु मिलावट कर बेच देते हैं। असमंजसता यही है। प्रदूषण को कोई मानव झेल नहीं पाता है, किंतु प्रदूषण पैदा कर देता है। इसी क्रम में मानव औरों से अपशब्दों का प्रयोग कर देता है। यह सब असमंजसता की गिनती में आते हैं। मानव अपने आप में शांत, निश्चित, अभयशील रहना ही चाहता है। भय प्रलोभन का दूसरा पहलू है। भय प्रलोभन का दूसरा पहलू है। प्रलोभन को मानव स्वीकार लेता है, भय को नहीं चाहता है। इसी क्रम में मर्यादा भंग होना पाया जाता है। फलस्वरूप मानव की परस्परता में विरोधाभास तैयार हो जाता है। ऐसा विरोधाभास गहराने से मानव का सूझबूझ, देखरेख, भाव भंगिमा बदल जाती है, सशंकित हो जाता है। सशंकित होना ही सुरक्षा में खतरा है। अभी तक हम इसी प्रकार संकट को झेलते रहे हैं।
अभी हम मध्यस्थ दर्शन सहअस्तित्ववाद को पाकर अर्थात सहअस्तित्ववादी नजरिए से सोच विचार निश्चयन सुनिश्चयन के आधार पर जीना शुरू किए हैं। इससे पता चला कि मानव लक्ष्य मूलक विधि से सुरक्षित रहता है, सुरक्षा का अनुभव करता है, क्योंकि भौतिकवाद के अनुसार रुचि मूलक विधि से सुरक्षा को पाना चाहते हैं और आदर्शवाद के अनुसार भक्ति विरक्ति को सुरक्षा का कवच मानते रहे हैं। इन दोनों विधियों से प्रमाणित होना बना नहीं, सहअस्तित्ववादी नजरिए से सफल होना बन गया, क्योंकि मूल्यों के आधार पर लक्ष्य के अर्थ में जितने भी सोच विचार और समझ अपने आप में समाधानित होना पाया जाता है, इसी तथ्य के आधार पर तन मन धन रूपी अर्थ का सदुपयोग सुरक्षा करना बन पड़ता है। इसका स्पष्ट झांकी यही रहा, तन मन धन रूपी अर्थ का सदुपयोग स्वयं सुरक्षित होने का अनुभव करा देता है। अर्थ अपने में उक्त प्रकार से मानव के साथ वर्तमान रहता है। अर्थ का स्वरूप तन मन धन, अर्थ का स्वरूप मन रूप में समाधान, तन रूप में क्रियाशीलता और व्यवहार, धन रूप में आहार आवास अलंकार, दूरगमन दूरदर्शन दूर श्रवण संबंधी वस्तुएं और उपकरण है। अर्थ का स्वरूप मन रूप में समाधान, तन रूप में क्रियाशीलता और व्यवहार, धन रूप में आहार आवास अलंकार, दूरगमन दूरदर्शन दूर श्रवण संबंधी वस्तुएं और उपकरण, इन सब का सदुपयोग हो जाना अर्थ की सुरक्षा है। सदुपयोगता का स्वरूप शरीर पोषण संरक्षण समाज गति में देखा गया है। मानव अपने में सुरक्षित होने का अनुभव तभी कर पाएगा जब तन मन धन रूपी अर्थ को जब सदुपयोग कर पाएगा। उक्त तीनों प्रकार के अर्थ मानव की परस्परता में उपयोग करता हुआ देखने उक्त तीनों प्रकार के अर्थ मानव की परस्परता में उपयोग करता हुआ देखने को मिलता है। मानव अपने में सुरक्षा की चाहत को सदा से बनाए रखा, किंतु सुरक्षा के साथ होने का जो प्रमाण है वह दूर रह गया। हम ज्यादा से ज्यादा चाहत को ज्ञान मानकर चलते रहे, जबकि होना रहना ही ज्ञान का प्रमाण है। हम ज्यादा से ज्यादा चाहत को ज्ञान मान के चलते रहे, जबकि होना और रहना ही ज्ञान का प्रमाण है। यह तो सुनिश्चित हो गया है। सहअस्तित्ववादी मानसिकता पूर्वक ही समाधान और सुरक्षा पाकर सुख शांति का अनुभव कर पाता है। इस तत्व को भली प्रकार से जीकर देखे हैं, यह सार्थक हो जाता है। भूमि स्वर्गताम यातु मनुष्यो यातु देवताम, धर्मो सफलताम यातु नित्यम यातु शुभोदयम। तो हमारा लगभग ये पूरा हो गया, पूरी किताब हमने पढ़ ली है ना। अभी इस पे चर्चा कर सकते हैं, ये जो लास्ट के 7-8 पेज हैं जी। पहला जो पैराग्राफ है जी, उसमें लिखा है भय प्रलोभन का दूसरा पहलू है। प्रलोभन को मानव स्वीकार कर लेता है, भय को नहीं चाहता है। इसी क्रम में मर्यादा भंग होना पाया जाता है। फलस्वरूप मानव की परस्परता में विरोधाभास तैयार हो जाता है। ऐसा विरोधाभास गहराने से मनुष्य को सूझबूझ देख रेख भंगिमा बदल जाती है, सशंकित हो जाता है। संशयित होना ही सुरक्षा में खतरा है। तो यहाँ पे ये वाला पॉइंट प्रलोभन के कारण लिखा गया। प्रलोभन के कारण इस स्थिति में आता है। हाँ जी, प्रलोभन जो है ना काम वासना के रूप में रहता है, सशंकित हो जाता है ना प्रलोभन के कारण। हाँ, तो प्रलोभन का जो परिभाषा है ना, तो श्रृंगारिकता के अर्थ में प्रलोभन होता है। सारा प्रलोभन जो है श्रृंगारिकता, जिसको अपन काम वासना भी कहते हैं दूसरे अर्थ में, उस रूप में रहता है।
तभी वो कह रहे हैं कि प्रलोभन स्वीकार होता है, भय स्वीकार होता नहीं है। तो प्रलोभन स्वीकार होता है, इसलिए मर्यादा भंग हो जाती है ना, अच्छा, जो तो संबंधों मर्यादा की मर्यादा संबंध। हाँ, मतलब चूंकि ये श्रृंगारिकता के अर्थ में है तो मर्यादा भंग हो जाती है, फिर असुरक्षा हो जाती है, सशंगी हो जाता है। तो फलस्वरूप मानव में परस्पर विरोधाभास तैयार हो जाता है। तो विरोधाभास यानी वो प्रलोभन स्वीकार होता है, लेकिन वो समाज विरोधी होता है ना, इसलिए तो फिर उसमें सशंकता आ जाती है और उसके कारण से सुरक्षा में खतरा आ जाता है। दोनों में कोई भी रिलेशनशिप में यही होता है। अभी हम लोग ये सब देख ही रहे हैं, चारों तरफ यही सब चल रहा है। तो ये मर्यादा भंग होती है, उसके बाद जो है ये भाव भंगिमा, चेहरा, सूझबूझ, ये सब बदल जाती। जो गलती में जाते हैं ना, फिर उनमें अंतर विरोध पैदा हो जाता है ना। मतलब एक तरफ प्रलोभन स्वीकार होता है और दूसरी तरफ ये भय पैदा होता है कि दूसरों को पता लग जाएगा, लोग क्या कहेंगे, है ना। और ये हम ठीक नहीं कर रहे हैं, ये अंदर में ही ये सब चलता रहता है, ये ठीक नहीं है, ऐसा ऐसा। और अविश्वास बना ही रहता है, क्योंकि एक जगह हम विश्वास को तोड़ते हैं ना, परिवार में पति के साथ, पत्नी के साथ, माता पिता के साथ, भाई बहनों के साथ विश्वास तोड़ रहे हैं, क्योंकि प्रलोभन स्वीकार हो जाता है। तो इसलिए वो अविश्वास पैदा होता है। अविश्वास ही तो असुरक्षा है, विश्वास में ही सुरक्षा है। और फिर उसी से विरोध पैदा होता है, वही फिर लड़ाई झगड़े में जाता है, बैर विरोध में जाता है, द्वेष में जाता है, घृणा में जाता है, हिंसा में जाता है। अपन देख ही रहे कितनी सारे हिंसाएं, हत्याएं हो जाती जी। और कोई मुद्दा बताइए भैया। यहाँ पे इसका मतलब थोड़ा सा बताइए। जो लिखा है ना, जैसे सामरिक तंत्र और द्रव्य। सामरिक तंत्र तो हथियार, गोला बारूद हो गया, द्रव्य का मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे? जो भी हथियारी है उसके लिए गोला बारूद आदि सब। अच्छा, सामरिक तंत्र और द्रव्य मिलके ये सब हो गया। अच्छा, युद्ध के हथियार और उसके लिए गोला बारूद। जी। उसका इंफ्रास्ट्रक्चर, जी जी। जैसे एक है सेट अपना मिसाइल है ना, एक मिसाइल हो गया हथियार, जी और मिसाइल लॉन्चर। मिसाइल लॉन्चर तो हथियार नहीं है। जी। तो लॉन्च करने के लिए जो वस्तु है वो इस तरीके वो से द्रव्य। वो द्रव्य होगी। जी जी। ऐसा तो भैया हर एक किसी एग्जाम्पल में दिखाई देता है। जैसे बाइंस बनाने वाली जितनी भी शॉप है, फैक्ट्रियां हैं, वो लोग नहीं चाहते कि उनके परिवार में लोग यूज करें, है ना। इसी तरह से जो केमिकल बनाने वाली फैक्ट्रियां हैं, खासतौर से जो फर्टिलाइजर एंड अदर, वो चाहते हैं कि हमें ऑर्गेनिक खाने के लिए मिले। वही तो असमंजसता को बताया ना, नीचे लिखा ना जी मिलावट, जी मिलावट लिखा, प्रदूषण लिखा। हम जी जी प्रदूषण फैलाते रहते हैं और हम प्रदूषण चाहते नहीं है। जी जी हम प्रदूषण, जब प्रदूषण बढ़ता है तो हम कहते हैं, और हम फैलाते भी रहते हैं, दोनों बात। तो ये मानव में असमंजस है। जी जी। इसको अंतर विरोध भी बोल सकते हैं, या अंतर विरोध विन्यास भी बोल सकते हैं ना। अंतर विरोध भी बोल सकते हैं असमंजस को। अंतर विरोध विन्यास मतलब एक प्रकार से अंतर विरोध की प्रवृत्ति का बना रहना। विन्यास उसको मतलब स्थिति। जैसे व्यवस्था होती है ना, वैसे ही विन्यास होता है। हाँ। क्योंकि ये जो समस्याएं होती है ना, वो एक से एक जुड़ी रहती हैं, एक से एक जुड़ी रहती है। एक होती है तो दूसरी होती, दूसरी होती, तीसरी होती, तीसरी होती, चौथी होती। तो वो एक एक प्रकार की स्ट्रक्चर बन जाती है ना, स्ट्रक्चर बन जाती है, उसको विन्यास कहते हैं ना। अच्छा अच्छा।
तो वैसे ही एक एक विकार आता है तो दूसरा आता है, दूसरा आता है तो तीसरा, तीसरा से चौथा, तो एक चौथे जो से पूरा एक ब्लैंकेट बन जाता है, जाल बिछ जाता है। अब जाल बिछ जाता है, उसी को विन्यास बोलते हैं। तो केवल इसी अर्थ में है या दूसरे अर्थ में भी विन्यास है? विन्यास मतलब यही है, सब आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड, कनेक्टेड जो बने। कनेक्टेडनेस जो है ना, वही विन्यास और न्यास? है। न्यास? न्यास का मतलब सिद्धांत होता है। अच्छा, और एक परंपरा में न्यास मतलब ट्रस्ट सिद्धांत यूज किए? है। परंपरा में न्यास का अर्थ ट्रस्ट के अर्थ में भी यूज किए? हाँ, मतलब न्यास एक सिद्धांत है, उस अर्थ में कोई संस्था बनी है, उसको न्यास कह रहे हैं। अच्छा अच्छा, ठीक। न्यास शब्द परंपरा में सिद्धांत के अर्थ में यूज हुआ है। तो जैसे ये स्वामित्व को लेकर, भूमि स्वामित्व को लेकर, है ना, एक सिद्धांत बनाया गया, हम्म। उसको न्यास कहा, है ना। अच्छा, हाँ। उसी से न्यासी और न्यास का कॉन्सेप्ट आया। अच्छा, वही वही मैं पूछना चाह रही थी, क्योंकि भूमि स्वामित्व को लेकर है। अच्छा। हाँ, भूमि स्वामित्व के जो संस्थाओं की जो ओनरशिप है ना, तो ओनरशिप कई प्रकार की होती, तो इसमें एक ओनरशिप जो है न्यास है। न्यास उसको यानी न्यासी और ट्रस्टी जो कहते हैं ना, तो उसी हाँ, अर्थ में है। वैसे सभी सभी न्यास हैं अपने आप में, हम्म। चाहे वो सोसाइटी है वो भी न्यासी है, क्योंकि वहां दूसरा सिद्धांत काम कर रहा है। हेलो। वो सिद्धांत नहीं है, मान्यता है, ऐसा बोलेंगे। तो जी इसलिए जी न्यास शब्द का उपयोग कर रहे हैं, लेकिन होती मान्यता है। जी जी। क्योंकि संपत्ति किसी की होती नहीं है, इसलिए सिद्धांत नहीं है। इसलिए वो कंफ्यूजन संपत्ति, नहीं है ना, न्यास हाँ, को कंफ्यूजन नहीं रहता है ना इसलिए। जैसे कागज का नोट है ना, वो एक मान्यता है हम्म कि क्या मान्यता है, हमारे पास धन है, ऐसी हम्म। मान्यता है। धन तो होता नहीं कागज का नोट, ठीक बात है। और वो मान्यता की कोई गारंटी देता है, हम गारंटी दे रहे हैं। तो हमारे यहाँ जैसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है, वो हमको इस बात की गारंटी देता है, वो लिखा रहता है नोट के अंदर ऊपर में। हाँ जी, कुछ बोल रहे थे योगेश भैया। हाँ भैया, विन्यास की परिभाषा बोलूं मैं? बोलिए बोलिए बोलिए। विन्यास की परिभाषा है तरीका। है तरीका, मुद्रा, तरीका, हाँ भंगिमा, हाँ बोलचाल, हाँ व्यवहार करने की निश्चित पहचान हाँ व अभिव्यक्ति। हाँ, ये सबके योग फल में विन्यास हो गया। हाँ हाँ जी। हाँ और न्यास की परिभाषा है भैया, हाँ न्यास की परिभाषा है संबंध, मूल्य, निर्वाह विधि से किया गया नियंत्रण, हाँ। इसे न्यास तो कहते हैं। हाँ, तो हर सिद्धांत जो है वो नियंत्रण के अर्थ में ही होता है, सिद्धांत जिसको सिद्धांत हो कहते गया ना, हाँ, फिर भी सिद्धांत है। हैं। एक बार भैया विन्यास की दोबारा पढ़ेंगे? बाबा जी ने इस शब्द का उपयोग किया है, अंतर विन्यास, है ना, बाह्य बाह्य विन्यास, इस तरीके। हाँ, पढ़िए एक बार फिर से योगेश भाई। हाँ जी हाँ जी। तरीका, मुद्रा, भंगिमा, बोलचाल, व्यवहार करने की निश्चित पहचान व अभिव्यक्ति। तो ठीक ही है भैया, एक स्ट्रक्चर हो गया ना, पूरा फ्लो हो गया, पूरा एक संरचना हो गई, संरचना हो गई ना। हाँ बाबा जी ने अंतर विरोधी विन्यास ऐसा शब्द उपयोग किया है। जी जी। मेरी ख्याल से समाजवाद में ही आएगा ये। अच्छा। यह इसी में आया है, शायद जनवाद में ही अंतर विरोधी विन्यास ऐसा शब्द आया है। मेरी ख्याल से पहले ही अध्याय में आया है। अच्छा। ये निश्चित पहचान मानी क्या कह रहे हैं भैया? हेलो। आचरण, निश्चित पहचान आचरण के रूप में, मौलिकता के रूप। तरीका, मुद्रा, भंगिमा, बोलचाल, व्यवहार करने की निश्चित पहचान।
कोई निश्चित तरीके से प्रस्तुत व्यवहार कर रहे हैं, ऐसा कह रहे हैं। पहचान के साथ फिर अभिव्यक्ति को भी बताया है, अभिव्यक्ति को भी जोड़ा है। जी जी, तभी वो पूरा होगा ना। मुझे लगता है अध्याय 1 में ही मैंने शायद ऐसा स्मृति में आ रहा है कि आया है, मानव में अंतर्विरोधी विन्यास के रूप में। अंतर्विरोधी विन्यास का मतलब है जैसे युद्ध ना चाहते हुए भी युद्ध की चर्चा में लगे रहना, ये अंतर्विरोधी विन्यास। हिंसा ना चाहते हुए हिंसा में लगे रहना है ना, हिंसा की चर्चा करना। अंतर विन्यास माने भैया एक प्रकार का क्रियाकलाप, ऐसा मैं समझ रहा हूँ। हाँ, जैसे अंतर विरोधी विन्यास मतलब अंतर विरोधी क्रियाकलाप, ऐसा समझ सकते हैं। सार्थकता के अर्थ में जो आपने बता दिया वो परिभाषा हो गई है ना, और मैं उसके भावार्थ को समझाने की कोशिश कर रहा था कि जब चीजें एक से एक जुड़ी रहती हैं और एक संरचना, एक स्ट्रक्चर बन जाता है, तब उसको, या एक अवधारणा बन जाती, तब वो विन्यास हो गया है ना। और बताइए, और कोई? पाठक जी। जी भैया। जब ये वो मल्होत्रा जी ने मेरे को सारा ये जो है ना लिटरेचर दिया था ना अपने कंप्यूटर से, तो उसमें एक डॉक्यूमेंट था जिसमें मतलब के जो प्रबोधक लोग हैं शिविर लेते टाइम पे इन बिंदुओं को टच करेंगे मिनिमम। हाँ हाँ, ऐसा एक डॉक्यूमेंट बनाया हुआ था। किसने बनाया था? पता नहीं किसने, अपनी जो वेबसाइट है उस पर अवेलेबल था वो तो बाबा जी ने अध्ययन बिंदु लिखा हुआ है ना, अध्ययन बिंदु इसीलिए लिखा है। वो ही एक बढ़िया सी प्रेजेंटेशन बना के ना हाँ, एक रखा हुआ था। मुझे भेज दीजिए, मैं भी देख लेता मैं हूँ। पढ़ता हूँ ये जो व्यवहारात्मक जनवाद है, ये मेरे को ऐसा लगता है भाई कोई भी अपन प्रबोधन करते हैं तो इसमें लगभग 60 बिंदु आए हैं, जो बाबा जी ने बोला है 60 बार कम से कम, कि भाई ये जन चर्चा का मुद्दा है। तो इनमें से ज्यादातर पॉइंट्स अपन शिविर विविर में मतलब के वो करते भी हैं, मतलब जी जी। तो कुल मिला के मेरा ये आपसे कंफर्मेशन लेने का ही था, मंतव्य है कि ये बुक जो है, जब आदमी दर्शन की रोशनी में कोई बातचीत करता है हाँ हाँ। तो वो बातचीत तार्किक ढंग से कैसे करनी है। और दूसरी चीज उसमें, एक तो हो गया तर्क और दूसरा हो गया प्रस्ताव के रूप में, है ना। ऐसा ही है या कुछ और है इसका? नहीं, ऐसा ही है। मतलब बातचीत की दिशा कैसे मुड़ जाए सार्थकता की ओर, उसके लिए ये सब उदाहरण दिए उन्होंने। इस 60 बिंदु को अपन 600 बिंदु तक फैला सकते हैं, है ना। कुल मिला के तो इतना ही है ना कि समस्या से समाधान की ओर जाना है। तो जो भी मानव जाति में जो समस्याएं हैं, उन समस्याओं से समाधान की ओर संवाद करना। तो बाबा जी के उसमें आए परव्यू में, उत्ते पे उन्होंने बात रख दी यहाँ पर है।
ये हमारी काउंटिंग में 64 बिंदु हैं। हाँ, आप अगर इनकी सूची बना के दे दें तो बड़ा अपन सभी को कम्युनिकेट कर सकते हैं कि जन चर्चा के इतने बिंदु हैं। अगर आपने कुछ काम किया है, नंबरिंग कर ली है, तो आप ये कर सकते। जब अपन पढ़ते थे वहाँ, हाँ, उस समय अपन ने किसी एक किताब में लिखे थे, आप लिखते जाते थे। हाँ, मेरी वाली बुक में लिखे हुए। हाँ, तो अगर वो आप एक सूची बना देना 60 की, तो भले आप केवल उसको लिख के भेज दें, फोटो उतार के, उसको हम टाइप कर लेंगे। लेकिन फिर वो दूसरों के लिए उपयोगी हो सकती है ऐसा। हाँ, काफी हो सकता है इसका, जैसे रिवीजन करते हैं ना अपन। हाँ, तो वैसा हो 65 जाए। बिंदुओं को अगर अपन पढ़ लें तो उसमें लगभग आधा घंटा पौना घंटा लगता है। हाँ, बुक में अपने को ये पता लगता है भी तो पूरी 65 किताब का रिवीजन हो जाता है उसमें, है ना। रिवीजन हो जाता है।